हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डिजाइन ऑफ कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल की। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल्स जो होती है उसको किस टाइप से हम लोग बनाते हैं, या फिर मैं कहूँ इसके बारे में जो कुछ बेसिक स्टेप थी वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और हम लोग ये भी जान चुके हैं कि रिटर्निंग वॉल्स क्या होती है, कितने टाइप्स की रिटर्निंग वॉल्स होती है और रिटर्निंग वॉल्स को बनाने के पीछे क्या पर्पस होता है। तो आप लोग उन वीडियोस को भी जरूर देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल को किस टाइप से डिजाइन किया जाता है। फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। अगर आप स्टूडेंट है तो आपके कॉलेज के एग्जाम के अंदर ये आता है। अदरवाइज आप अगर इंजीनियर है तो आपके पास कभी ना कभी आपको रिटर्निंग वॉल डिजाइन करने को मिल सकता है। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर आना चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन की मदद से हम लोग डिजाइन करना सीखेंगे। यहाँ पर सीरीज ऑफ क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली मैं आपको अलग अलग स्टेप्स बताऊंगा, देन फाइनली आपको सारी स्टेप्स वहां पर कंबाइन कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या क्वेश्चन के अंदर, कि आपको एक टी शेप की कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल डिजाइन करनी है जो कि रिटेन कर रही है अर्थ को कितनी हाइट का, 3 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। इसका मतलब क्या है वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, साथ में बोला गया कि द यूनिट वेट ऑफ अर्थ इज 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड एंगल ऑफ रिपोज आपको गिवन है 30 डिग्री, डेट इज फाई दिया है, गामा दिया है। फिर बोला गया है क्या, द एम्बैकमेंट इज हॉरिजॉन्टल एट इट्स टॉप। इसका मतलब भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में जो एसबीसी दिया है सॉइल का, वो हमको बोला गया है कि आपको 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले लेना है। एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सॉइल एंड कंक्रीट जो है, दैट इज म्यू जो होता है वो 0.5 दिया है। साथ में ये भी बोला है कि आप M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज कीजिए और स्टील जो आपका 450 आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें आपको यहाँ पर बता रखी है। अब अगर मैं आपके लिए एक चीज यहाँ पर बताऊं आपको जो कि मेन है, किस टाइप से क्या होने वाला है, वो मैं आपको एक बार इस फिगर के अंदर से एक्सप्लेन करता हूँ सारी बातें। देखो फ्रेंड्स, मेरे को इन्होंने बोला 3 मीटर, दैट इज हाइट की अगर मैं बात करूं तो मेरे को क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो मेरे को गिवन है, ये मेरा ग्राउंड लेवल है। देखो, दिस इज व्हाट आवर ग्राउंड लेवल। तो ये H1 की जो वैल्यू है ना, ऐसे समझने के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे को 3 मीटर इन्होंने गिवन बोल दिया है। ठीक है, समझ आया क्या? H1 दैट इज ग्राउंड लेवल से अबव जो हाइट है वो हमारी 3 मीटर है। और साथ में बोला है कि एम्बैकमेंट हॉरिजॉन्टल है, मतलब कि ये एम्बैकमेंट यहाँ पर आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल है, कोई भी इंक्लिनेशन यहाँ नहीं। आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसके अंदर जो एम्बैकमेंट है डेट इज बैकफिल है, आपका बैकफिल हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, ये इंक्लाइंड रहेगा, डेट इज कुछ एंगल यहाँ पर बना रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सारी जो गिवन वैल्यूज है मैंने आपके लिए यहाँ पर ऑलरेडी लिख के लाया हूँ जिससे कि ज्यादा टाइम खर्च ना हो। हाइट जो है 3 मीटर गिवन है, डेट इज अबव ग्राउंड लेवल। यूनिट वेट की वैल्यू गिवन है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। फाई डेट इज एंगल ऑफ रिपोज बोल दो, हमारा वो कितना है 30 डिग्री। साथ में एसबीसी जो कि क्यू नोट मैंने बोला है वो गिवन है मेरे को 100 किलो न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर, और म्यू की वैल्यू भी 0.5 गिवन है। साथ में बोला गया है कि आपको M20 कंक्रीट यूज करना है और Fe415 स्टील यूज करना है। एफसी के 20 न्यूटन, मतलब इसका क्या मतलब हो गया, ये एफसी के यहाँ से आपका आ जाएगा। ये क्या बोल डिनोट करता है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताता है M20 के अंदर। अगर यहाँ पर M25 होता तो उसके एफसीके की वैल्यू यहाँ पर 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाता। और ये Fe415 है, ये हमारा क्या बताता है हमको, यहाँ पर 415 दैट इज स्टील का ग्रेड है, स्टील के ग्रेड का यहाँ पर ये यील्ड स्ट्रेस हमको डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ये गिवन डाटा से मैंने सारी वैल्यूज लिख दी है। अब फ्रेंड्स, हमने जैसे कि पहली स्टेप में क्या कैलकुलेट करते थे, पहली स्टेप के अंदर हम गिवन डाटा को लिख लेते थे। देन उसके बाद में हम लोग वहां पर क्या करते थे फ्रेंड्स, जो भी हमारा अर्थ प्रेशर है उसको कैलकुलेट करते थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप एक चीज देखेंगे तो क्या बोला गया है, यहाँ पर आपको बोला गया है एंगल ऑफ रिपोज बराबर 30 डिग्री है। तो इसका मतलब ये है कि जिस टाइप की आपने सॉइल रिटेन करी है वो सॉइल आपकी कोहेजनलेस सॉइल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सीधे सिंपल सी बात अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि ए निकालना है, क्योंकि मुझे
एक्टिव अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो और साथ में मेरे को जो डेप्थ है फाउंडेशन की वो भी कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ से जो डीएफ है ये हमारी क्या है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है। क्लियर है, इसको भी मुझे कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग के ए कैलकुलेट करेंगे। के ए कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन फाइव डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन फाइव। ये क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर फाई हमारा एंगल ऑफ रिपोज है, तो के ए हमारा है एक्टिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट। और ये कब है, जब हमारा जो बैकफिल का जो टॉप फेस है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है। अगर ये इंक्लाइंड रहेगा तो इसके लिए अलग फॉर्मूला आ जाएगा, उसकी हम बात करेंगे जब हम लोग इंक्लाइंड बैकफिल वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो फाई की वैल्यू 30 डिग्री है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से के की वैल्यू आपको 1/3 मिल जाएगी। ठीक है, अब फ्रेंड्स जैसे ही मेरे को के मिला, मेरे को ये डीएफ कैलकुलेट कर लेना है सबसे पहले, डेट इज डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। क्योंकि मुझे ये कैपिटल एच चाहिए, कैपिटल एच जो कि क्या है, मेरी हमारे रिटर्निंग वॉल की हाइट है, डेट इज हाइट ऑफ रिटर्निंग वॉल। इसको कैलकुलेट करने के लिए मेरे को H1 गिवन था, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन अगर मैं निकाल लूंगा तो इन दोनों को जोड़ने के पर मुझे H मिल जाएगा। तो देखो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन का फॉर्मूला है देखते हैं, वाई मिनिमम इज इक्वल्स टू क्यू नॉट अपॉन गामा इंटू के ए का स्क्वायर। फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या होता है कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पर अलग सोइल रहती है और जो हमारा ये है दैट इज क्या, रिटर्निंग वॉल की बेस है, इसके नीचे अलग सोइल रहती है। तो यहाँ पर आपको अलग सोइल के पैरामीटर्स रहेंगे और यहाँ पर सोइल के पैरामीटर्स अलग होते हैं। तो जब कभी आप डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकाले, डीएफ बोल दो या वाई मिनिमम बोल दो, तो उस केस में आपको यहाँ वाली सोइल के पैरामीटर्स यूज करना है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अभी हमको कुछ जानकारी नहीं दी है, मतलब कि दोनों जगह क्या रहेंगे, सेम पैरामीटर्स रहने वाले हैं, डेट इज सी फाई की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सीधे सीधे वाई मिनिमम का फॉर्मूला है जो कि आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया फ्रेंड्स, ये रैंकाइन थ्योरी से हमको ये फॉर्मूला देखने को मिलता है। मेरे ख्याल से आपको ये काफी वेल नोन फॉर्मूला पता होगा कि मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बोल दो, जो क्या हो जाएगा क्यू नोट अपॉन गामा इंटू के ए स्क्वायर। क्यू नोट क्या है दोस्तों, एसबीसी है, जो कि हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, इट इज सेल्फ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। गामा जो है यूनिट वेट ऑफ द सॉइल है। दोस्तों अगर आपका यहाँ पर सोइल अलग रहती तो यहाँ पर गामा की वैल्यू अलग हो सकती थी, तो आपको ये वाला गामा लेना है। ठीक है, लेकिन फिलहाल मेरे पास दोनों चीज सेम ही है, तो गामा की वैल्यू क्या है, 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। और साथ में एसबीसी की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दोनों वैल्यूज में यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा, के ए की वैल्यू जो कि अभी हमने कैलकुलेट करी है 1/3, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको सीधे सीधे वाई मिनिमम मिल जाएगा। मतलब कि अगर मैं यहाँ लिख दूं आपके लिए कि ये y मिनिमम बराबर क्या आ गया मेरा 0.62, और यही डीएफ है यार, टर्मिनोलॉजीज का फर्क है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये आ गया। अब जैसे ही मेरा ये आया y मिनिमम आ गया, दैट इज अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो h1 प्लस डी बोल दो या फिर h1 प्लस वाई मिनिमम को जोड़ोगे तो कैपिटल H मिल जाएगा। वही मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है कि डस प्रोवाइड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बराबर इतना, हेंस द हाइट ऑफ रिटर्निंग वॉल, जिसको अगर मैं आपके सामने अगर h से डिनोट कर देता हूँ, ये देखो डिनोशन है, कुछ भी आप ले सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपका फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ से देखने को मिलेगा 3.62 मीटर। मतलब कि जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है आपके सामने वो, या फिर बोलूं मैं डेप्थ ऑफ फाउंडेशन तो 0.62 मीटर आया है, और जो डेप्थ है आपका रिटर्निंग वॉल का वो कितना निकल कर आ गया है, वो हमारा निकल कर आ गया फ्रेंड्स कितना, 3.62 मीटर। अब जैसे ही मेरा डेप्थ ऑफ क्या आ गया, हमारा रिटर्निंग वॉल आ गया, डेप्थ ऑफ जैसे रिटर्निंग वॉल मिला, या फिर मैं बोलूं हाइट ऑफ रिटर्निंग वॉल हमको पूरी की पूरी मिल गई। क्या मिल गई, हाइट ऑफ रिटर्निंग वॉल डेट इज एच मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो उसके अकॉर्डिंग अब मुझे जो डायमेंशन है किसके, रिटर्निंग वॉल के, वो डिसाइड करना होता है। दोस्तों ये डायमेंशंस के लिए कुछ गाइडलाइन है जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आप बोलेंगे कि सर अलग अलग बुक्स के अंदर ये अलग अलग डायमेंशंस लिए गए हैं, तो फ्रेंड्स देखो कंफ्यूज नहीं होना, आप जो भी डायमेंशन लेंगे यहाँ पर वो एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन के थ्रू ही है। तो कुछ बुक्स वालों ने क्या कर रखा है, किसी का कुछ एवरेज ले लिया, किसी ने लोअर लिमिट कंसिडर कर रखी है, किसी ने अपर लिमिट कंसिडर कर रखी है, तो उससे ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। आपका बस एम क्या होना चाहिए, जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं वो
सारी जो है सही होनी चाहिए। एट लास्ट जो आपको स्टेबिलिटी चेक करना है, वहां तक जाकर आपकी रिटर्निंग वॉल की डिजाइन सेफ होना चाहिए। ठीक है, तो देखो मैं अभी यहाँ पर आपको ये डाटा बता रहा हूँ, आप कहीं और देखेंगे थोड़ा बहुत वेरिएशन मिल सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप उस रेंज के अंदर यूज कर लेना। ठीक है, अब देखो किसी किसी बुक के अंदर ये जो डाटा मैंने यहाँ पर 0.48 एच लिया है ना, तो वो 0.5 एच से स्टार्ट करते हुए 0.6 एच तक चले जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑलराइट, क्लियर है। तो स्टार्ट करते जो बी है दैट इज हमारा जो विड्थ रहेगा दोस्तों बेस स्लैब का। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, ये जो है ये स्मॉल बी बोल दिया है यहाँ पर इस फिगर के अंदर। ठीक है, ये फिगर मैं डायरेक्टली नेट से लिया था, इसलिए यहाँ पर थोड़ा अलग टर्मिनोलॉजी से। तो बी जो है दोस्तों, मेरे को बी कैलकुलेट करना है। तो ये बी जो है, ये बी की जो वैल्यूज आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको 0.48 एच और 0.56 एच के बीच में लेनी है, जो कि हमको आईएस कोड से पता चलता है। ठीक है, या फिर जो गाइडलाइन है डिजाइन ऑफ रिटर्निंग वॉल की, वहां से पता चला है। आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एच की, जो कि हमने 3.62 कैलकुलेट किया है, जो कि टोटल हाइट है किसकी, रिटर्निंग वॉल की, है ना। तो यहां से आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपकी जो बी की जो वैल्यू है वो 1.74 और 2.03 मीटर के बीच में आएगी। तो मैंने सिंपलीफाई, जैसे सिंपल बनाने के लिए इसको बी को 2 मीटर अज्यूम कर लिया है। क्लियर है, तो मेरा बी आ गया, डेट इज बेस विड्थ की, जो बेस स्लेब है उसकी विड्थ मेरे पास आ गई। अब मेरे को टो प्रोजेक्शन चाहिए। टो प्रोजेक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस फिगर के अंदर, तो ये जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये इतना इतना पोर्शन, ये मेरा क्या है, टो प्रोजेक्शन है। और ये वाला पोर्शन मेरा हील है। तो ये जो टो पोर्शन है, ये हमारी गाइडलाइन बोलती है कि आपको 0.3 टाइम्स ऑफ बी रख लेना है। देखो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि टो प्रोजेक्शन की वैल्यू आपको कितनी रखनी है, 0.3 टाइम्स ऑफ बी रखना है, जो कि बी अभी हमने कैलकुलेट किया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टॉप प्रोजेक्शन की वैल्यू आपको 0.6 मीटर देखने को मिल जाएगी। क्लियर है। सिमिलर तरीके से दोस्तों थिकनेस ऑफ बेस स्लेब रहेगी, डेट इज अगर मैं आपको बताऊं कि ये हमारी क्या है, ये बेस स्लेब है। इस बेस स्लेब की आपको थिकनेस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इस थिकनेस को कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास गाइडलाइन है। वो गाइडलाइन क्या कहती है कि आपको जो बेस स्लेब की थिकनेस है, आप h/12 से h/10 ले लो। देखो अब मैं फिर से बताता हूं आपको, कभी कभी क्या है, किसी किसी बुक में आपको ये h/14 देखने को मिलेगा, h/14 टू h/10 ले लो, कोई इशू नहीं है यार। ठीक है, तो थिकनेस ऑफ बेस स्लेब आप इस रेंज के अंदर रख सकते हैं। एच की वैल्यू आपको पता है 3.62 मीटर, इसको सब्स्टिट्यूट करना, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 0.3 मीटर हमको मिल जाएगा थिकनेस ऑफ बेस स्लेब। क्लियर है। अब यहाँ पर एक चीज आप अज्यूम कर लीजिएगा कि जो टॉप विड्थ है आपकी वो 0.15 मीटर है। ठीक है, जैसे कि कौन सी विड्थ की अगर मैंने बात करी, मैं अगर यहाँ लिख देता हूं आपको, तो ये है ना 0.15 है। ठीक है, यहाँ पर हमने ये कैलकुलेट किया टॉप प्रोजेक्शन की वैल्यू 0 पॉइंट, मेरी कितनी आ रही थी, ये चेक करता हूँ एक बार मैं कितनी निकल कर आई, 0.6 आ गया, 0.6 आ गया। और ये जो वैल्यू निकाली हमने, ये जो वैल्यू निकाली थिकनेस की वैल्यू, ये 0.3 मैंने अज्यूम किया। फ्रेंड्स एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि जहां पर ये जो स्टेम ज्वाइन हो रही है हमारी बेस स्लेब से, वो थिकनेस और ये जो हमारी बेस स्लेब की जो थिकनेस है, उसको हम लोग जनरली इक्वली लेके चलते हैं, इक्वल मानते हैं आईएस कोड के हिसाब से या फिर गाइडलाइन के हिसाब से। तो ये मेरी 0.3 आई, तो ये भी 0.3 हो जाएगा। क्लियर है। अब जैसे ये 0.3 आई, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ पर दो पोर्शन आपको देखने को मिलेंगे। एक आपका ट्रायंगुलर पोर्शन हो गया, इट इज अगर हम बात करें, ये मेरा ट्रायंगुलर हो गया और ये मेरा क्या हो गया, एक रेक्टेंगुलर पोर्शन हो गया। तो इसके अंदर अगर बात करेंगे तो ये टॉप पर कितना है, 0.5 है ना, तो देखो ये भी कितना जाएगा मेरा, 0.15 हो जाएगा। बचा कुचा ये भी मेरा कितना जाएगा, 0.15 हो जाएगा। ये आगे और अच्छे से मैंने लिख रखा है, तो उसके लिए आप कंफ्यूज नहीं होगा। समझ पाए कि ये जो है दैट इज बेस स्लेब की थिकनेस, और जो स्टेम की थिकनेस है बॉटम पर, जहां पर बेस स्लेब से ये कनेक्ट हो रही है, वहां की जो थिकनेस है इक्वली कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई आपको। तो सेकंड स्टेप में हमने क्या कर लिया दोस्तों, जो रिटर्निंग वॉल है उसके सारे डायमेंशंस मैंने आपके सामने कैलकुलेट कर दिया है।
दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से बता देता हूं कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सबसे पहले बी कैलकुलेट कर लेना है, जो कि कुछ परसेंटेज है हमारे हाइट का। डेट इज 50 टू 60% आप कंसिडर कर लो, ठीक है, या फिर आप इस रेंज के अंदर जाओ। ये क्या है, ये 48% से 56% के बीच में हमने लिया है ना। यहाँ से बी एक होल नंबर हमने अज्यूम कर लिया, जिससे कि कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाएगी। अगर आप इसको पॉइंट में लेके चलते तो ये कैलकुलेशन आपकी बहुत ज्यादा टिपिकल होती जाती, इसलिए मैंने इसको आसान बनाने के हिसाब से इतना अज्यूम कर लिया। अगर दोस्तों हमारी रिटर्निंग वॉल इन पे फेल हो जाएगी ना, इस डायमेंशन पे, तो हम फिर से इसको डिजाइन करेंगे, रीडिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन अभी जो आपको करना है वो यहाँ पर आप समझिएगा, ठीक है। तो थिकनेस ऑफ बेस स्लैब आ गया इतना, ये निकाल दिया इससे, फिर हमने टॉप विड्थ अज्यूम कर ली। अब दोस्तों थर्ड जो स्टेप होती है वो हमारी होती है चेक फॉर स्टेबिलिटी, कि आपने अभी तक जो किया है, जो आपके रिटर्निंग वॉल आपने डिजाइन करी है, वो स्टेबल है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें मैंने एक बार फिर से आपके सामने लिख दिया है। देखो ये टॉप जो है 0.15 है, 3 मीटर मेरे को गिवन था, वाई मिनिमम मैंने कैलकुलेट किया, इतना आया। ये जो मेरी थिकनेस है बेस स्लैब की वो 0.3 है, साथ में ये भी मेरी कितनी थी, 0.3 थी। तो यहाँ पर ये मेरा 0.15 हो गया, तो ये बचा कुछ अभी कितना गया, 0.15 हो जाएगा। ये सारी बातें आपको पता चल गई होगी अभी तक। ये H3.62 आया, तो मुझे ये जो हमारा टॉप रहेगा बैकफिल का उससे, तो ये बेस स्लैब के टॉप तक की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं 3.32। कैसे, 3.62 माइनस ये थिकनेस कर दूंगा तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर हुआ। अब हमने यहाँ पर सारी कैलकुलेशंस कर लिए। अब फ्रेंड्स हमारा मेन काम क्या है, मैंने यहाँ पर आपके सामने नोटेशन दे दिया है कि ये W1 है। W1 क्या है, मेरा ये सॉइल का वेट है, बैकफिल जो है इसका वेट है W1। क्लियर है। W2 फ्रेंड्स मेरा क्या है, ये जो रेक्टेंगुलर स्टेम दिख रही है ना आपको, इसका वेट है। फ्रेंड्स एक बात बताऊं, ये मैं आपको एक साइड से दिखा रहा हूँ, अगर आप इसको देखेंगे ना तो ये ऐसे कंटिन्यू रहती है, ऐसे चलती जाएगी उधर। लेकिन फिलहाल हम लोग डिजाइन करते हैं दोस्तों यूनिट लेंथ के लिए इसको, समझ रहे हैं, ये इस टाइप से आपको देखने को मिलेगी। समझ गए ना, ऐसे जाती जाएगी लंबी की लंबी। ये मैं आपको एक साइड से दिखा रहा हूँ कि आपको कुछ इस टाइप से नजर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये सारी वैल्यूज आ गई। W1 क्या हो गया मैंने बता दिया, वेट ऑफ बैकफिल। W2 हमारा हो गया फ्रेंड्स वेट ऑफ दिस, क्या यहाँ पर क्या है ये हमारा है रेक्टेंगुलर स्टेम। और W3 हो गया वेट ऑफ दिस ट्रायंगुलर स्टेम। W4 हो गया दोस्तों वेट ऑफ दिस क्या, बेस स्लैब। क्लियर हुई यहाँ तक की बात। अब जैसे ये सारी चीज हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली, अब आगे हमको W1, W2, W3, W4 को कैलकुलेट करना है। फ्रेंड्स कैलकुलेट कैसे करेंगे अगर मैं आपको बताऊं, देखो आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा कि यूनिट वेट इज इक्वल्स टू वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। अब यहां से इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना कि वेट इज इक्वल्स टू यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम। साथ में इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि वेट इज इक्वल्स टू यूनिट वेट इनटू एरिया, ठीक है। एरिया इनटू, अगर मैं बात करूं लेंथ, समझ आया, तो एरिया इंटू लेंथ। अगर मैं लेंथ क्या कर रहा हूँ कंसिडर, फिलहाल मैं 1 मीटर की बात कर लेता हूँ क्योंकि मैं यूनिट लेंथ के लिए कंसिडर डिजाइन कर रहा हूँ, यूनिट लेंथ। समझ आया। तो यहां से W की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, डेट इज यूनिट वेट इंटू एरिया, डेट इज अगर मैं बात करूं B W, डेट इज विड्थ, और इसकी डेप्थ, इस टाइप से आप समझ लीजिएगा फिलहाल के लिए, ठीक है। विड्थ विड्थ समझ लो, या फिर मैं एक को क्या बोल देता हूँ, B बोल देता हूँ, डेट इज B मेरा इस टाइप से। देखो टर्मिनोलॉजी से यार कुछ भी दे लो, आप विड्थ बोल दो इनटू हाइट बोल दो, और ये लेंथ मेरी 1 हो गई, तो यहाँ से आपको वेट मिल जाएगा। अब इस वेट, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग सारे वेट निकाल लेंगे, दैट इज W1, W2, W3 एंड W4। फ्रेंड्स देखो मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताता हूँ, सबसे पहले W1 कैलकुलेट करके बता देता हूँ। तो W1 कैसे आ जाएगा हमारा, W1 कैसे आ जाएगा अगर मैं आपको बताता हूँ, देखो है ना। तो W1 निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो यहां से यहां तक की जो वैल्यू लेंगे, सबसे पहले यहां से यहां तक क्या हो गया, ये इसकी विड्थ हो गई और ये हाइट हो गई। तो इतने पोर्शन के अंदर ही हमारा बैकफिल है, समझ आया। तो ये क्या हो गया मेरा, ये हाइट मुझे गिवन है 3.32 मीटर, और ये यहां से यहां तक की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1.1 मीटर।
तो मैं क्या करूंगा 3.32 इंटू 1.1 करूंगा तो मुझे ये एरिया मिल जाएगा, और इंटू 1 कर दूंगा तो मुझे इसका वॉल्यूम मिल जाएगा, क्योंकि यूनिट लेंथ के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। और वॉल्यूम को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट वेट से। देखो W1 बराबर, अगर मैं फ्रेंड्स आपके सामने लिखता हूं क्या, कि गामा ऑफ सॉइल इनटू क्या वैल्यूज है मेरे पास 3.32 इंटू 1.1 इंटू 1। ठीक है, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सीधे सीधे W1 मिल जाएगा। अब अगर मैं आपको बताऊं गामा ऑफ सॉइल आपको क्वेश्चन में गिवन कितना है, देखो गामा ऑफ सॉइल का डाटा आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है जो कि 18 है। 18 इंटू 3.32 इंटू 1.1 करेंगे तो यहां से आपको वेट मिल जाएगा किसके अंदर, किलो न्यूटन के अंदर। क्लियर है, कितना मिलेगा वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, नहीं तो मैं भी आपको बता दूंगा। सेम टाइप से आप W2 निकाल देंगे क्या, W2 क्या जाएगा, देखो अब ये तो हमारी यहाँ पर क्या थी फ्रेंड्स, सोइल थी, इट इज बैकफिल। ये हमारे कंक्रीट है दोस्तों, रिटेनिंग वॉल जो है किसकी बनी है, कंक्रीट की बनी है। तो मैं यहाँ पर आपको गामा कंक्रीट जो है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, समझ आया, क्योंकि गामा कंक्रीट बोल दो या आरसीसी है तो आरसीसी का जो वेट होता है वो हमारा इतना आएगा यूनिट वेट। तो यहाँ से W2 कैलकुलेट करूंगा, तो W2 कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला, डेट इज 25 यूनिट वेट इनटू, यहाँ इसका क्या एरिया आ जाएगा, ये क्या वॉल्यूम आ जाएगा। देखो हाइट इसकी भी मेरी कितनी है 3.32 और इसकी विड्थ कितनी है 0.15, ऊपर से देखना 0.15, तो सीधे सीधे यहाँ पर क्या कर देंगे 0.15 इंटू 3.32 इंटू 1, तो यहाँ से आपको किलो न्यूटन के अंदर क्या मिल जाएगा, W2 मिल जाएगा। कितना मिलेगा वो मैंने आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ, देखो ये पूरा टेबल बना दिया जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। W1 सीरियल नंबर 1, दैट इज डिस्क्रिप्शन वेट ऑफ द बैकफिल, जो कि W1 हमने बोला है। देखो यहाँ पर W1 क्या हो गया हमारा, ये वेट ऑफ बैकफिल हो गया। कैसे कैलकुलेट किया मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, दैट इज यूनिट वेट इनटू इसकी हाइट इनटू विड्थ इनटू लेंथ, लेंथ हम लोग यूनिट लेंथ कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्व करोगे W1 इतना कुछ आ जाएगा, W2 इतना आ जाएगा। वेट ऑफ ट्राइंगुलर स्टेम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका एरिया कैसे निकालेंगे आप, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दोगे इंटू लेंथ 1 है। ठीक है, इंटू यूनिट वेट, सॉरी क्योंकि ये भी आपका कंक्रीट से ही बना है, ये भी कंक्रीट से ही बना है, पूरी की पूरी रिटेनिंग वॉल क्या है, कंक्रीट से बनी हुई है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ। आप W3 भी कैलकुलेट कर लेना, वो आपको इतना आ जाएगा। ऐसे ही वेट ऑफ बेस स्लैब आप निकाल देंगे, बेस स्लैब निकाल देंगे, ये जो है बेस स्लैब इसका वेट निकाल देंगे जो कि W4 है। कैसे, ये पूरी की पूरी इसकी विड्थ, ये इसकी डेप्थ दी है मेरे को या हाइट दिया है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना आप, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट से, दैट इज 25 से। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से इतना आ जाएगा। सारे वेट निकाल दिए, W1 W2 W3 W4 जोड़ दो, जोड़ोगे तो समीशन W आ जाएगा जो कि 99.42 किलो न्यूटन हमारा है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हमने वेट निकाल दिया, अब मुझे चाहिए लीवर आर्म, दैट इज X फ्रॉम दी टो। देखो टो कहां पर है, ये टो है, तो यहां से मुझे इन सारे वेट का सेंट्रोइडल डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं x1 कैलकुलेट करता हूं, देखो x1 क्या हो गया फ्रेंड्स, इस पॉइंट से डेट इज टो से लेकर तो ये W1 की जो पोजीशन है यहां तक, ये क्या आ गया मेरा, ये x1 हो गया। अगर मैं इसको आपके सामने एक बार लिख देता हूं, एक के लिए लिख देता हूं, बाकी के लिए आप देख लेना, ये x1 हो गया। तो ये x1 आप कैसे निकाल देंगे, देखो दो तरीके हैं x1 निकालने के। पहला तरीका क्या है कि आप ये पूरी की पूरी विड्थ आपको पता है, ठीक है, पूरी की पूरी विड्थ पता है जो कि हम कितनी हमारी 2 मीटर है, तो 2 मीटर दैट इज 2 माइनस, और ये भी आपको पता है 1.1 है, 1.1 डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आप यहां से यहां तक का डिस्टेंस मिल जाएगा। देखो यहाँ पर 2 माइनस 1.1 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, दैट इज सेंट्रोइडल डिस्टेंस मिल गया W1 का। या फिर आप इसको एक टाइप से और कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं, आप कंफ्यूज नहीं होएगा। x1 क्या आ जाएगा मेरा, देखो 0.6 यहां से यहां तक,
प्लस 0.3 प्लस ये यहां से यहां तक पहुंच गया। अब ये 1.1 इसका आधा कर दूंगा, 1.1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यहां से x1 आएगा, वो भी हमारा कितना जाएगा 1.42, 1.42 मीटर। क्लियर हुआ? आप या तो ऐसे निकाल लेना या फिर ऐसे निकाल लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ज्योमेट्री के साथ खेलना है। x1 आ गया, x2 निकाल लोगे क्या? x2 क्या जाएगा, इसके सेंट्रोइडल डिस्टेंस कहां से, टो से, मतलब कि ये आ जाएगा इतना। तो ये कैसा जाएगा 0.6 प्लस ये कितना जाएगा 0.15, क्योंकि ये पूरा 0.3 था तो यहां तक कितना जाएगा 0.15 प्लस 0.15 का आधा। ठीक है, देखो यहां पर लिखा हुआ है 0.6 प्लस 0.3 माइनस हाफ, क्या कर दो, ये कर दो, या फिर इसको भी एक तरीके से और निकाल सकते हैं, मैंने बताया x2 क्या जाएगा आपका 0.6 प्लस 0.15 प्लस 0.15 बाई 2, यहां से भी आपको क्या मिलेगा 0.825 ही मिलेगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। सिमिलर तरीके से आप क्या करेंगे, सिमिलर तरीके से आप W3 के लिए x3 निकाल देंगे। ये x3 आ जाएगा आपका, x3 कितना जाएगा 0.6 माइनस 0.6 प्लस 0.15 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से x3 आ जाएगा। x4 निकाल देंगे, कितना जाएगा, ये पूरा का पूरा 2 था तो इसका सेंटर कहाँ पर रहेगा, एक पर रहेगा, दैट इज 2/2, दैट इज 1 आ जाएगा। तो देखो आ गया। तो मैंने आपको सिखा दिया W1, W2, W3, W4 निकालना। दोस्तों किसी भी टाइप की रिटर्निंग बॉल आप डिजाइन करें उसके लिए ये जो वेट निकालने का प्रोसीजर सेम ही होने वाला है, बस जब इंक्लाइन बैकफिल रहेगा तब कुछ चेंजेस आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब आपके पास वेट आ गया, आपके पास लीवर आर्म आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मोमेंट आ जाएगा किसके अबाउट, इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं मोमेंट बराबर क्या होता है मेरा, फोर्स इनटू लीवर आर्म या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होता है ना। तो मोमेंट अबाउट टो इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, तो वेट मेरे को पता है, लीवर आर्म पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज W1 x1, तो ये सारी वैल्यूज आपको मिल जाएगी। अब आप इनको कैलकुलेट कर लेना, अदरवाइज मैं आपको फिर से बताऊंगा बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करी, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये कॉलम मुझे मिल गया, यहाँ से मैंने सबको जोड़ दिया तो मुझे यहाँ से स्टेबलाइजिंग मोमेंट का समीशन मिल गया, डेट इज समीशन ऑफ स्टेबलाइजिंग मोमेंट, जिसको ms से डिनोट किया, वो इतना आया किलो न्यूटन मीटर के अंदर, ये मैंने यही लिख दिया। ठीक है, और इन सारे वेट को मैं जोड़ दूंगा तो मुझे वर्टिकल वेट भी आ जाएगा जो कि इतना आ गया। क्लियर है? अब ये सारी बात हमने यहाँ पर कर ली है। जैसे ये बात हमारी कंप्लीट होती है ना, इसके बाद अब हमको क्या करना रहेगा दोस्तों, स्टेबलाइजिंग मोमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया, अब मुझे ओवरटर्निंग मोमेंट निकालना होगा। देखो ओवरटर्निंग मोमेंट कैसे निकलेगा, मतलब कि देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो सॉइल थी, ये सॉइल इसके ऊपर प्रेशर लगाएगी, डेट इज बैकफिल, बैकफिल इसके ऊपर लगेगा तो यहाँ पर एक मोमेंट जनरेट होगा जो क्या करेगा, MO, इसको ओवरटर्न करेगा, मतलब पलटने की कोशिश करेगा, तो मुझे MO निकालना है। अभी तक जो हमारे पास हमने MS निकाला, MS क्या कर रहा था, MS ये जो था, MS कुछ इस डायरेक्शन में था जो कि स्टोरिंग मोमेंट था, मतलब कि इस वॉल को पलटने से रोक रहा था, और लेकिन जो MO है ये क्या करेगा, इस वॉल को पलटने की कोशिश करेगा, मतलब ये बचाने वाली ताकत है और ये तोड़ने वाली ताकत है। समझ रहे? हमारी रिटर्निंग बॉल कब फेल हो जाएगी, जबकि MS हमारा, MS अगर MO से कम हो जाएगा तो रिटर्निंग बॉल हमारी पलट जाएगी, वो बात की बात है। पर ये समझ गए ना, तो हमने MS कैलकुलेट कर लिया, अब MO निकालना है। तो MO किसकी वजह से, यहाँ पर जो बैकफिल है इस बैकफिल की वजह से। तो अगर आप देखते हैं फ्रेंड्स, तो बैकफिल पे कितना प्रेशर लगेगा, पी एक्टिव कितना रहेगा, अगर ये पूरी की पूरी हाइट h है तो यहाँ से 1/2 के ए गामा एच स्क्वायर आ जाएगा। समझ आया? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इस टाइप से कुछ मेरे को यहाँ पर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम देखने को मिलेगा ये। ठीक है, ये मुझे मिलेगा, एच मेरे को पता है, ये पॉइंट पता है, ये क्या है, के ए गामा एच है। अब मेरे को अगर इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए तो वो इस पूरा आ जाएगा ये, जो कि यहाँ से मुझे मिलेगा इंटू 1, इसको अगर कर दूंगा तो ये सीधे सीधे मुझे किलो न्यूटन के अंदर वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। और इस किलो न्यूटन के अंदर ये जो वैल्यू मिली, ये क्या है मेरा, यहाँ पर जो प्रेशर या फोर्स लग रहा है किसके अंदर, इस रिटर्निंग वॉल के ऊपर,
ठीक है, वो है। अब मैं इसको अगर इसके जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस है जहां पर ये एक्ट करेगा डेट इज बॉटम से, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मोमेंट मिल जाएगा। और वही मैंने यहाँ पर निकाल के आपको बताया। देखो क्या किए यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल प्रेशर इज इक्वल्स टू हाफ बी बेस इनटू हाइट। और अगर आप इसको यूनिट लेंथ के लिए बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर देता हूं, तो मुझे ये सीधे सीधे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर किलो न्यूटन के अंदर ये वैल्यू मिल जाएगी। इट इज पी हॉरिजॉन्टल हाफ के गामा एच इंटू एच करेंगे तो ये इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, ये वाला ट्राइंगल। और इंटू 1 कर दूंगा क्योंकि यूनिट लेंथ के लिए बात करी है, तो यहाँ से आपको पी हॉरिजॉन्टल की इतनी वैल्यू मिल जाएगी। साथ में फ्रेंड्स हमको पता है कि पी हॉरिजॉन्टल जो है एच बाय 3 पर एक्ट करेगा बेस से। ये जो है ये यहाँ पर कितने से एक्ट करेगा, एच बाय 3 पर। और एच मेरे को पता है, एच मेरा इतना है। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये ओवरटर्निंग मोमेंट मिलेगा जो कि तोड़ने वाली ताकत है, जो कि पी एच इंटू एच बाय 3 से आ जाएगा। सीधे सीधे एमओ की वैल्यू आपको 47.43 किलो न्यूटन पर मीटर मिल जाएगी। क्लियर हुई ये बात, हमने ओवरटर्निंग मोमेंट निकाल दिया। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों अकॉर्डिंग टू IS 456-2000 से फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमको बात करनी है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग मतलब मैं आपको बताया कि कितनी चांस है कि ये टर्न हो जाए। अब मानो आपको क्या कंडीशन चाहिए कि टर्न ना हो, उसमें चाहिए कि एमएस ग्रेटर होना चाहिए एमओ से। लेकिन हमको कुछ कंसिडरेशन लेके चलना पड़ेगा ना, क्योंकि जो लोग इसको डिजाइन करेंगे हो सकता है वो कुछ वहां पर डिजाइन के अंदर कुछ एरर आ जाए, अच्छे से क्वालिटी कंट्रोल ना हो सके। तो हमको कितना एमएस ज्यादा रखना पड़ेगा एमओ से जिससे कि वहां पर कोई जो ओवरटर्निंग का चांस ही ना रहे। तो उसी के लिए यहाँ पर ये चीज हमको बोली गई है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग आपको लेके चलना है, वो है कि 0.9 टाइम्स ऑफ एमएस बाय एम नॉट। एमएस मैंने कैलकुलेट किया वो 124.95 है, एमओ हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया ये, इसको 0.9 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोस्तों एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि कहीं कहीं पर क्या कर रहे हैं ना, ये 0.9 से मल्टीप्लाई नहीं कर रखे हैं। बहुत सारी अगर आपने डिजाइन देखी होगी तो 0.9 से मल्टीप्लाई वो नहीं करते हैं। तो वहां पर आपको ये जो है 1.5 से ज्यादा होना चाहिए। अगर आपने 0.9 से मल्टीप्लाई किया है तो 1.4 से ज्यादा कर दो आप, ओवरटर्निंग वाला जो रहेगा। अगर नहीं किए तो आपको 1.5 से ग्रेटर लेना पड़ेगा। समझ आया? तो यहां से आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो 2.37 आ रहा है जो कि 1.4 से ज्यादा है। हेंस हमारा जो रिटर्निंग वॉल है वो सेफ है किसके अंदर, ओवरटर्निंग के अंदर। क्लियर हुआ? सिमिलर तरीके से फ्रेंड्स हम लोग स्लाइडिंग के लिए बात कर लेते। देखो ये रिटर्निंग वॉल है, हमने मान लिया कि ये ओवरटर्न टर्न नहीं कर रही, लेकिन हो सकता है ये स्लाइड भी तो कर जाए, ऐसे की ऐसे खिसक सकती है ना, खिसक सकती है कि नहीं? तो इसको इस स्लाइडिंग के अगेंस्ट भी हमको चेक करना पड़ेगा। तो इसके अंदर भी चेक करने के लिए हमको कोड सजेस्ट करता है कि आपको जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग रहना है वो 0.9 टाइम्स म्यू इंटू समीशन डब्ल्यू बाय समीशन एच होना चाहिए। समीशन डब्ल्यू क्या है, जो भी ऊपर से जितने भी हमारे वेट फोर्स एक्ट कर रहा है, मतलब रिटर्निंग वॉल के ऊपर जो वर्टिकल फोर्सेस है जो कि हमारे किसकी वजह से है, हमारे रिटर्निंग वॉल के सेल्फ वेट की वजह से, साथ में जो बैकफिल है उसकी वजह से है। तो उन सब का सम जो कि हमने कैलकुलेट किया है इस टेबल के अंदर, अगर आप देखेंगे ये देखो, ये ये हमने कैलकुलेट किया, ये डिवाइडेड बाय जो हॉरिजॉन्टल क्या है फोर्स है हमारा, वो भी है जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है ये। इससे आप डिवाइड करेंगे, साथ में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो आप। क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है, म्यू इंटू एन होता है। तो ये म्यू और ये नॉर्मल फोर्स हो गया, तो म्यू इंटू एन जो है डेट इज, अगर मैं आपके लिए यहाँ पर लिखूं कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एन, डेट इज एन क्या, नॉर्मल, और ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। तो ये मेरी बचाने वाली ताकत है, और जो इधर से जो लग रहा है पीएच, ये मेरे तोड़ने वाली ताकत है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर समीशन इसलिए लिखा है क्योंकि कभी कभी आपको दो से ज्यादा कंपोनेंट मिल जाएंगे तो उस वक्त आपको ऐड करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल प्रेशर के अंदर भी, इंक्लाइंड बैकफिल के वक्त। तो वो बात की बात है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है ये आपका 1.14 आया जो कि लेस देन है 1.4 से, मतलब कि जो है आपकी जो रिटर्निंग वॉल है वो सेफ नहीं है स्लाइडिंग के अगेंस्ट।
तो इस केस में क्या होता है फ्रेंड्स, इस केस में हमको शेयर की डिजाइन करना पड़ती है। ठीक है, मतलब शेयर की आपको प्रोवाइड कराना पड़ती है। शेयर की क्या है ये मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डिजाइन ऑफ शेयर की मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोग डिजाइन ऑफ शेयर की करेंगे, या फिर मैं सेपरेट वीडियो आपको डिजाइन ऑफ शेयर की प्रोवाइड करा दूंगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन में जो बोला है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आगे की जो स्टेप है उसके अंदर हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि जो बेस स्लैब है उसके अंदर कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है उसको कैलकुलेट करना हम लोग सीखेंगे। तो आप ये यहाँ पर ये डाटा लिख देना बस, और उसके बाद शेयर की को डिजाइन करना भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स तीनों स्टेप मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। पहली स्टेप्स के अंदर हमने डायमेंशंस निकाले रिटर्निंग वॉल के। ठीक है, फिर उसके बाद हमने स्टेबिलिटी के लिए चेक किया, और स्टेबिलिटी के लिए चेक किया तो हमको पता चला कि जो रिटर्निंग वॉल है ओवरटर्निंग के अगेंस्ट तो सेफ है, लेकिन स्लाइडिंग के अगेंस्ट वो अनसेफ हो गया ही। ठीक है, क्योंकि हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो कम आ गया, जो कि हमको मेंशन है कोड के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग लास्ट स्टेप की तरफ बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। और उस लास्ट स्टेप के अंदर हमको लास्ट नहीं, एक और स्टेप है। सबसे पहले हम लोग प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं बेस स्लैब के अंदर, कि जो बेस स्लैब है उसके अंदर कितना प्रेशर रहेगा। तो फ्रेंड्स देखो, हमको टोटल मोमेंट पता चलेगा टॉके अबाउट। देखो टोटल मोमेंट कैसे पता चलेगा, कि ये स्टेबलाइजिंग मोमेंट माइनस ओवरटर्निंग मोमेंट कर दोगे आप, तो यहाँ बेस स्लैब के नीचे कितना मोमेंट आ रहा है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो सीधी सीधी भाषा में अगर हम करें, क्या कहें कि टोटल मोमेंट अबाउट क्या टो, दैट इज, या फिर मैं बोल देता हूँ नेट मोमेंट अबाउट टो, जिसकी वजह से वहां पर सब्सिडेंस हो सकता है। सब्सिडेंस मतलब अनइवन सेटलमेंट वहां पर हमको अगर देखने को मिलेगा, कुछ एसेंट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। तो वहां से सिग्मा एस माइनस सिग्मा एम नॉट करेंगे, दैट इज स्टेबलाइजिंग माइनस ओवरटर्निंग, ये आ जाएगा। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूंगा, ठीक है, समझिएगा, क्योंकि अब कुछ नहीं है ज्यादा समझने का, बस कैलकुलेशन। तो यहाँ से आपने टोटल मोमेंट अबाउट टो निकाल दिया, जो कि इतना आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि वर्टिकल लोड बराबर इतना है, जो कि हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं थर्ड स्टेप के अंदर। यहाँ से आपको पता है कि मोमेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, समीशन नेट वर्टिकल लोड जो भी आ रहा है, और उसका एक कंबाइंड डिस्टेंस हम लोगों ने निकाल दिया कि वो कहाँ पर एक्ट करेगा। ठीक है, एक्स बार, तो एक्स बार हमको ऐसे मिल जाएगा इतना। अब जैसे एक्स बार मिला, एक्चुअल एसेंट्रिसिटी हमको कितनी मिलेगी, E इज इक्वल्स टू बी बाई टू माइनस एक्स बाई टू एक्स बार। जो एक्स बार हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है वो यहाँ से देख लेना। ठीक है, और ये एसेंट्रिसिटी जो है ना फ्रेंड्स हमारी, इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, जो मैक्सिमम प्रेशर है, ठीक है, क्या मैक्सिमम प्रेशर है बेस स्लैब के अंदर, वो कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि इस फॉर्मूले से देखना आप, मैक्सिमम प्रेशर का फॉर्मूला है कि P1 इज इक्वल्स टू समीशन डब्ल्यू बी 1+6E/B, और मिनिमम के लिए ये फॉर्मूला है। देखो समीशन डब्ल्यू पता है, बी पता है, ई पता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, जल्दी जल्दी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आपको P1 मिल जाएगा, P2 मिल जाएगा, P1 मिला। P1 यहाँ से आप एक चीज देखना कि IS कोड से, कि P1 क्या बोलता है कि लेस देन SBC आ रहा है। SBC मुझे 100 गिवन है क्वेश्चन के अंदर, याद रहेगा अगर आपको तो। ठीक है, तो ये IS कोड बोलता है कि अगर आपका मैक्सिमम प्रेशर SBC से कम है तो आप सेफ है। साथ में P2 शुड बी पॉजिटिव, अगर P2 की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए बस। P2 क्या मांगते हैं हम लोग, P2 को पॉजिटिव मांगते हैं। अगर P2 पॉजिटिव है तो मतलब हमारी डिजाइन सेफ है। ठीक है, समझ आया। इन दोनों को आप प्लॉट भी कर सकते हैं, प्लॉट भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर हम लोग इनका अभी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बना देंगे हमारी स्लैब के नीचे। फिलहाल अगर मैं आपको एक बार बता देता हूँ ना, तो ये डायग्राम कैसा बनेगा। देखो ये डायग्राम आपका बनेगा कि जो मैक्सिमम प्रेशर है हमारा कहाँ पर आएगा, टो के नीचे, है ना, और ये कुछ इस टाइप से आएगा। देखो ये आपका डायग्राम बन गया, मतलब पूरा का पूरा क्या रहेगा, ये पॉजिटिव में ही आया। समझ आया कि ये मेरा टो था इस पॉइंट पर, और ये इस पॉइंट पर हील था। तो यहाँ पर कितना है मेरा, कितना निकाले हम लोग इस 82.52, और यहाँ कितना आया 16.9। तो ये मेरा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बन गया बिलो बेस स्लैब। ठीक है, यहाँ तक इतना बस आप ध्यान रख लीजिए। कभी कभी क्या होता है ना, ये मिनिमम प्रेशर नेगेटिव आ जाता है, तो उस केस में ये कैसा बनेगा वो हम लोग आगे बात करेंगे। बट
फिलहाल इस पॉइंट ऑफ व्यू टाइम तक आपको ये चीज समझ लेना है। क्लियर आया? तो यहाँ पर देखो, आईएस कोड के अकॉर्डिंग दोनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाइड हो गई, मतलब कि जो रिटर्निंग वॉल है दोनों के अंदर मेरी सेफ है। अब जो लास्ट स्टेप है फ्रेंड्स, वो है डिजाइन ऑफ स्टेम। देखो, स्टेम क्या होता है अगर मैं आपको बताऊं, तो अभी तक हमने रिटर्निंग वॉल देखी थी, रिटर्निंग वॉल देखा, तो ये जो चीज है ना, ये मेरी स्टेम है, ये मेरी बेस स्लैब है, ये आपको पता है, मैं पहले भी आपको बहुत बार ये चीजें बता चुका हूँ। तो इस स्टेम की डिजाइन हमको देखना है। अब देखो, डिजाइन ऑफ स्टेम के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वो जो चीजें हैं वो जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो, स्टेम एक्ट एज एन कैंटिलीवर ऑफ हाइट 3.32 मीटर सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म वेरिंग लोड। देखो, मैं वो जो डायग्राम है एक बार फिर से आपके लिए यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ताकि बार बार मेरे को उधर ना जाना पड़े। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। ठीक, देखो, ये जो है यहाँ पर, ये अगर आप देख पा रहे होंगे इसको, स्टेम को, क्या, ये जो स्टेम है हमारी, इस स्टेम को हमको डिजाइन करना रहेगा। कैसे क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसके लिए हम लोग कि वेट वेट वेट, ठीक, ये जो स्टेम है इसको हमको डिजाइन करना है। तो यहां से अगर एक चीज देखेंगे तो एक स्टेटमेंट लिखा है कि स्टेम एक्ट एज ए कैंटिलीवर हाइट ऑफ 3.32 मीटर। देखो, ये जो है, ये स्मॉल एच की जो वैल्यू है ना, ये 3.32 मीटर है, जो कि हमने पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, 3.32 मीटर। ठीक है, तो ये कैंटिलीवर की तरह एक्ट कर रही है ना। तो वही यहाँ पर बोला गया है, सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड की क्यों सब्जेक्टेड है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू पर हाइट अलग अलग है, तो उसका जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है वो भी अलग है, जो कि मैं आपको बताया था। इसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम अगर मैं आपके सामने फटाक से एक बार फिर से बना देता हूँ, तो ये यहाँ स्टेम तक की अगर हमको बात करनी है, तो ये कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा, जहां पर अगर आप देखेंगे गौर से फ्रेंड्स, तो आपको हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर अलग अलग प्रेशर, दैट इज हॉरिजॉन्टल प्रेशर देखने को मिलेगा। तो वही यहाँ पर बोल दिया कि सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। क्लियर है, दैट इज के ए गामा एच। अब आपको जो मैक्सिमम मोमेंट मिलेगा वो कहां पर मिलेगा, मैक्सिमम मोमेंट हमको इस पॉइंट पर देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर, डेट इज जो जंक्शन है, इस जंक्शन पर देखने को मिलेगा अपन को। और वो कितना मिलेगा, डेट इज यहाँ से यहाँ तक अगर आप बात करेंगे तो 1/2 के ए गामा, ये जो एच है डेट इज ये वाला एच, ठीक है, डेट इज 1/2 के ए गामा एच इंटू h/3, क्योंकि इस प्रेशर के यहाँ पर कहीं एक्ट कर रहा होगा ना, तो इस पे बात करेंगे, डेट इज ये h/3, डेट इज स्मॉल h/3। क्लियर है, वैल्यू सोल्व करेंगे यहाँ पर आप, 1/2 के की वैल्यू 1/3, गामा पता है आपको कितना है, क्योंकि 18 डेट इज सोइल है, और h डेट इज स्मॉल h की वैल्यू डेट इज कितना जाएगा, 36.59 किलो न्यूटन मीटर आपको मिल जाएगा। क्लियर हुआ? अब ये जो मोमेंट आया, मोमेंट आपको चाहिए फैक्टर्ड मोमेंट, डेट इज डिजाइन मोमेंट, जिसके लिए हमको डिजाइन करना होता है। तो हम लोग 1.5 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर चलते हैं, 1.5 इंटू इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको mu मिल जाएगा, डेट इज डिजाइन मोमेंट की वैल्यू आपको इतनी मिल गई। फ्रेंड्स, आईएस 456 के अंदर आपको, अब हमने बोला कि M20 ग्रेड का कंक्रीट आपको यूज करना है, साथ में Fe415 स्टील आपने यूज करिए। तो आईएस कोड के अंदर आपको ये फॉर्मूला दिया गया है कि mu लिमिटिंग का फॉर्मूला 0.138, ये केवल और केवल किसके लिए वैलिड है फ्रेंड्स, ये वैलिड है Fe415। अगर आपने Fe500 यूज किए तो उसके लिए ये अलग हो जाता है। ठीक है, वो कितना हो जाता है उसके लिए आप आईएस कोड रेफर कर लेना। ठीक है, आईएस 456/2000, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। ठीक है, तो 0.138 एफसी के क्या है, एफसी के हमारी ये वैल्यू है 20, बी क्या है, विड्थ हो जाएगी आपको जो भी हम लोग देखेंगे, और डी स्क्वायर, ठीक है, जो कि इफेक्टिव डेप्थ है हमारी। ठीक है, तो यहां से आप सीधे सीधे वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो, डेट इज एमयू की वैल्यू यहां से उठाई आपने यहाँ पर डाल दो, 0.138 इंटू 20 इंटू 1000 डी स्क्वायर। ये देखो बी जो है, जो हमने यूनिट लेंथ कंसिडर कर रहे थे ना, बी दैट इज विड्थ, क्योंकि देखो मैं अगर आपको बताऊं ये स्लेब है, ये तो ये कुछ इस टाइप से है फ्रेंड्स, आपके सामने अगर आप देखेंगे, ये ऐसे जा रही है ना,
ये भी ऐसे जा रही होगी पूरी की पूरी स्टेम अपनी, होगी कि नहीं होगी? तो अगर ये देखेंगे तो हमने अभी तक क्या लेंथ लेके चल रहे थे, मतलब कि फ्रेंड्स ये जो L इज इक्वल टू 1 मीटर में कंसिडर किया था ना, तो वही यहाँ पर इन्होंने इसको B बोल दिया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये कितना है मेरा 1 है। 1 की वैल्यू में यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा, B इज इक्वल टू 1 मीटर बोल दो, या फिर मैं हाँ इस फॉर्मूले के अंदर, या इसको 1000 mm में बोल के सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो मुझे यहाँ से D की वैल्यू कुछ इतनी मिल जाएगी। डी मुझे कितना मिला दोस्तों 141 mm। डेट इज जो डेप्थ रहेगी हमारी किसकी स्लैब की, वो हमको इतनी मिल गई। डेट इज इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ क्या हो गया, जो कवर को माइनस करने के बाद। ठीक है। अब फ्रेंड्स मैंने बोला कि आप 200 mm प्रोवाइड करा दो, एक अच्छा होल नंबर हमने प्रोवाइड करा दिया। ये है मेरी इफेक्टिव डेप्थ और ये मेरी हो जाएगी टोटल डेप्थ, डेट इज ओवरऑल डेप्थ, डेट इज 250 mm का कवर मान लो आप। ठीक है। और ये जो चीज है वो हमको एक सफिशिएंटली वहां से अंडर रेनफोर्स सेक्शन दे देगा। अब मेरे को देखो, ये चीज आपको पता होगी कि कभी भी आप कोई भी मेंबर डिजाइन करते हैं तो आप अंडर रेनफोर्स्ड के लिए ही डिजाइन करते हैं, कभी भी हम लोग ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन डिजाइन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, इसके बहुत सारे रीजन है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको उसकी वीडियो देख लेना, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है। एरिया ऑफ स्टील आपको इस फॉर्मूले से मिल जाएगा, mu इज इक्वल टू 0.87 FOPSTD। ये आपको आईएस कोड के अंदर गिवन है। ठीक है। तो वहां से या फिर आपको याद भी हो जाएगा, बहुत बार आप इसको यूज करेंगे। आपको सीधे सीधे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। mu पता है आपको, mu को हमने किलो न्यूटन में था ना, तो यहाँ से इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया हमने, न्यूटन mm में कन्वर्ट कर दिया किलो न्यूटन मीटर से। ठीक है। इसलिए 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई किया। 0.8 से FO5 पता है आपको 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। AST आपको निकालना है, D आपको पता है कितना 200 mm। सारी वैल्यूज यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दे, बस आपको अननोन क्या है, AST नोन है, AST अननोन है। तो यहाँ से आप AST, यहाँ पर एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिलेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जब सॉल्व करेंगे तो वहां से आपको AST की दो वैल्यूज मिलेगी, आप मिनिमम वाली एडॉप्ट कर लेना। क्या बोला, दो वैल्यूज मिलेगी, आप जब कैलकुलेटर के अंदर इसको सॉल्व करेंगे, है ना, तो वहां से अगर आपको कैलकुलेटर के अंदर सेकंड डिग्री इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करें, मैं सेपरेट वीडियो में आपको वो चीज एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। AST सॉल्व करेंगे तो मिनिमम वैल्यू आप यहाँ से कंसिडर कर लेना। जैसे ही आपने मिनिमम वैल्यू यहाँ से कंसिडर करी AST की, आपको कुछ और डाटा मिल जाएगा। और डाटा क्या कहेगा, जैसे ही आपने AST निकाला, अब आपसे बोलता है कि आपको 20 mm डायमीटर की बार यूज करनी है स्टेम डिजाइन के अंदर। मतलब जो आपने स्टेम डिजाइन कर रहे हैं उसके अंदर 20 mm की बार्स आप लोग यूज कर लीजिए। समझ आया। अब आपने 20 mm की बार, मानो अज्यूम कर ली कि आप 20 mm की बार वहां पर यूज करने वाले हैं, लेकिन उनके बीच में क्या स्पेसिंग रहेगी, तो स्पेसिंग आप निकाल सकते हैं, डेट इज एरिया ऑफ 1 बार इंटू 1 मीटर डिवाइड बाई दिस करेंगे, तो यहाँ से आपको सीधे सीधे आपकी स्पेसिंग मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये स्पेसिंग जो है आपकी 300 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। 300 mm बोल दो, या फिर आप इसी को 3D बोल सकते हो, जहां पर D क्या है, आपकी इफेक्टिव डेप्थ। लेकिन इन दोनों में से जो भी मिनिमम रहेगा वो आपको कंसिडर करना है। इन दोनों में से मिनिमम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 300 mm से ज्यादा है। क्लियर है। तो इससे ज्यादा है तो मतलब हम क्या कह देंगे, हेंस प्रोवाइड 20 mm डायमीटर बार्स एट 300 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। मतलब कि फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो हमने ये यूज की थी, यहाँ पर अगर मैं आपको स्टील रेनफोर्समेंट बताता हूँ जो कि हमने इस तरह से प्रोवाइड करा रखी है, ये वर्टिकल। ठीक है। ये इस टाइप से आपने अगर इसको प्रोवाइड कराई होगी, जो कि हमारी 20 mm की बार है, तो इन 20 mm की बार के बीच का जो डिस्टेंस है ना फ्रेंड्स, वो कितना होना चाहिए, वो 300 mm होना चाहिए। 300 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव बार्स के बीच का ये डिस्टेंस। क्लियर है। हाँ, यहाँ तक चीज क्लियर होगी। अब हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की बात अगर करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप इसका व्यू देखेंगे, मैं अगर यहाँ पर आपको बताऊं, तो ये देखो, यहाँ वेरिंग सेक्शन है, यहाँ पर कुछ इतना है, नीचे जाओगे तो आपको फुल ज्यादा सेक्शन मिलेगा। तो एक ट्रेपेजियम जैसा सेक्शन है, तो मैं एवरेज विड्थ कंसिडर कर लूंगा यहाँ पर, जो कि मेरे को देखने को मिलेगी। वो कैसे मिलेगी, डेट इज आप क्या करें, ये टॉप विड्थ आपको पता है और ये बॉटम भी पता है, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दो। देखो यहाँ पर हमने
क्या किया, एवरेज थिकनेस ले ली किसकी, स्टेम की, दैट इज 150 mm प्लस 300 डिवाइड बाय 2, तो आपको एवरेज थिकनेस मिल गई कितनी, 225 mm। डिस्ट्रीब्यूशन स्टिल आप जानते हैं कि वो ऑलमोस्ट 0.12% हम लोग लेते हैं किसका, बी इंटू एवरेज थिकनेस का, दैट इज एरिया का, ग्रोस एरिया का। समझ आया? तो देखो ग्रोस एरिया क्या हो गया, मानो कि ये कोई मेरे पास स्लैब थी, स्लैब में ये मेरी बी थी और ये मेरा डी था। तो यहाँ पर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट रहेगा वो कितना लेते हैं हम लोग, 0.12 इंटू बी इंटू डी, डेट इज 0.12 डिवाइड बाई 100% है ना ये, ठीक है, इंटू बी इंटू डी। सिमिलर तरीके से हमने यहाँ पर किया है, बी क्या हो गया हमारा जो कि क्वेश्चन के अंदर, डेट इज 1, हम लोग यूनिट लेंथ के लिए बात करें तो ये यूनिट विड्थ हो जाएगा हमारे स्टेम के केस में, एवरेज थिकनेस इतना ये हमने कैलकुलेट किया है, मल्टीप्लाई करेंगे आपको तो क्या मिल जाएगा, आपको डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का एरिया मिल जाएगा। अब मैं बोलता हूं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है तो देखो यहाँ पर दो फेस है, कैसे समझेंगे आप, एक फेस ये है आपका इनर फेस, ठीक है, और एक फेस मेरा किधर है, एक फेस मेरा ये आउटर फेस है, तो दो फेस है कि नहीं है, है ना? तो आपको क्या करना है, आधा आधा स्टील दोनों फेस पर प्रोवाइड करा देना है, इसलिए बोला है प्रोवाइडिंग 135 mm स्क्वायर ऑन ईच फेस एंड यूजिंग 10 mm बार, 10 mm बार का यूज कर रहे हैं हम लोग। फिर स्पेसिंग निकालो, अब ये जो मैं आपके सामने ये येलो प्रोवाइड कराया हूं ना, इनके बीच में भी तो स्पेसिंग चाहिए मेरे को, तो स्पेसिंग निकालने के लिए मेरे पास वही सीधा सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा कि एरिया ऑफ वन बार अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन स्टील बार इंटू 1000 कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी जो वैल्यूज आएगी फ्रेंड्स वो आ रही है 581, जो कि काफी ज्यादा है 300 mm से। तो मैं बोलूंगा कि आपको 10 mm डायमीटर की बार्स प्रोवाइड करानी है, जिनकी कितनी वैल्यू रहेगी, 300 mm सेंटर टू सेंटर ऑन द टेंशन फेस एज वेल एज ऑन द कंप्रेशन फेस, ठीक है, मतलब कि दो येलो बार्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा, 300 mm रहेगा। तो फ्रेंड्स क्लियर हुआ किस टाइप से हमने कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल को डिजाइन किया है। तो ये जब कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको जो चीज क्वेश्चन में पूछी गई है उसके अकॉर्डिंगली डिजाइन करना है। फ्रेंड्स इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज होती है, दैट इज शेयर की को डिजाइन करना होता है, कभी कभी हम लोग यहाँ पर डेवलपमेंट लेंथ भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, दैट इज वो बात की बात है, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा दूसरे क्वेश्चन के अंदर। लेकिन मेरे ख्याल से आपको ये काफी चीज क्लियर हुई होगी किस टाइप से आप क्वेश्चन को टैकल करेंगे। तो क्वेश्चन सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, मैं आपको कंक्लूड कर देता हूँ, क्वेश्चन पढ़ना, गिवन डाटा निकालना, गिवन डाटा जो दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको डायमेंशंस वगैरह कैलकुलेट कर लेना किसके, हमारी रिटर्निंग वॉल के। देन उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेबिलिटी चेक करनी है, स्टेबिलिटी जैसे चेक हो जाएगी आपकी बेस स्लैब के अंदर आपको प्रेशर कैलकुलेट कर लेना है कि कितना प्रेशर रहेगा, उसकी जो बेस स्लैब है वो बेस स्लैब स्टेबल है या नहीं है, क्या फेल तो नहीं हो जाएगी। फिर कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर बेस स्लैब को भी डिजाइन किया जाता है, जैसे कि टॉ स्लैब हो गया, हिल स्लैब हो गया, उनकी भी बात हम लोग आगे करेंगे। देन उसके बाद आपको स्टेम डिजाइन करना है, ठीक है, तो ये सारी स्टेप्स है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, रिटर्निंग बॉल का जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको लिंक दी गई है, वहां से आप इस क्वेश्चन की पीडीएफ ले सकते हैं। एंड कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे लगा, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।